नमस्कार, स्वदेश आर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। दुनिया भर में मंदी की आहट के बीच तमाम देशों की हालत पतली है, लेकिन भारत रोजाना नए आयाम गढ़ रहा है और अब इन तमाम ग्लोबल दिक्कतों के बीच भारतीयों के लिए एक राहत भरी खबर और आई है। जी हाँ, स्वदेश आवर में आज इस खबर पर चर्चा करेंगे। अगर आपकी भी चाहत है अमेरिका जाने की तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल अमेरिका ने भारतीयों के लिए 1 लाख नए वीजा स्लॉट्स ओपन करने का फैसला लिया है। इसके अलावा अमेरिकी वीजा जारी करने के वेटिंग पीरियड में कमी लाने पर फोकस लाने की कोशिश की जा रही है। यानी एक बात तो साफ है कि अब भारत जल्द अमेरिकी वीजा के मामले में ड्रैगन को यानी चीन को धूल चटाने वाला देश बनकर उभरने को तैयार है। इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी श्रृंजय चौधरी। श्रृंजय, अच्छे संकेत और वाकई एक ऐतिहासिक मोड़ पर अगर हम देखें इस पूरे मामले में और जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें कहीं ना कहीं से बहुत ही बेहतर कहा जाएगा भारत के लिहाज से। बहुत सारे भारतीय हैं जो अमेरिका जाने चाहते हैं, उनका वीज़ा चाहिए। इसमें स्टूडेंट्स है, आईटी प्रोफेशनल्स है, बिजनेसमैन है, टूरिस्ट भी है, लेकिन वीज़ा मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया। नाउ अमेरिका इज ट्राइंग टू डू समथिंग टू ईज द सिचुएशन। अमेरिका जो किए हैं 1 लाख नया स्लॉट लगाए हैं आईटी प्रोफेशनल्स के लिए। अभी एट दिस पॉइंट ये आईटी वीज़ा H1B वीज़ा मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था, अब थोड़ा आसान हो जाएगा। और भी जो किए हैं स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ किए हैं अमेरिकन गवर्नमेंट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अमेरिका डिसाइड किया है दैट फर्स्ट प्रायोरिटी वीज़ा के लिए भारत के लिए होगा। इसीलिए कई ऑफिसर्स को अमेरिका से भेज रहे हैं, दूसरे देश से भी भेज रहे हैं और भी नए नए प्रकल्प ले रहे हैं जिससे वीज़ा मिलना में सुविधा होगा। आशा है 6 महीना 8 महीना में ये वीज़ा मिलना प्रोसेस नॉर्मलाइज हो जाएगा। यही अमेरिकन ऑफिशियल्स कह रहे हैं दैट बाय नेक्स्ट समर, मान लीजिए जून जुलाई, ये सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो बेहतर संकेत, और ये संकेत इस बात के लिए भी इशारा कर रहे हैं कि ये रफ्तार रही तो 2023 तक भारत वीज़ा के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। और जैसा कि जो अमेरिकन ऑफिशियल्स हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो प्राथमिकता है वो भारत के आईटी प्रोफेशनल्स को दी जाएगी क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा है। और चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी की। अंडर रिकवरी के मामले में सरकार ओएमसीज को राहत दे सकती है। खबर क्या है, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सरकार बड़ी राहत दे सकती है और ये राहत इस बात के लिए दिए जाएंगे कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर जो अंडर रिकवरी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और जो घाटा उन्हें हो रहा है उसकी भरपाई कैसे की जाए, इस मसले पर सरकार जो है राहत देने का विचार कर रही है। सूत्रों के हवाले से जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है और जल्द ही इसे वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। दरअसल पेट्रोलियम मंत्रालय अब इस बात की समीक्षा कर रहा है कि पिछले 1.5 साल के दौरान पेट्रोल डीजल पर अभी अंडर रिकवरी की स्थिति क्या है, कंपनियों को कितना नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई किस तरीके से हो, ये सारे मसले जो हैं इस प्रस्ताव में शामिल होंगे। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जून 2021 से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अंडर रिकवरी का सामना करना पड़ रहा है और ऑयल मंत्रालय का, पेट्रोलियम मंत्रालय का जो है उसके हिसाब से करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की जो अंडर रिकवरी है उसकी स्थिति अभी बनी है। और इसमें से ज़्यादा हिस्सा जो है वो 40 वित्त वर्ष के दौरान ही अंडर रिकवरी का एक्युमुलेशन हुआ है क्योंकि क्रूड की कीमतों में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि अगर आप डीजल पर अंडर रिकवरी की जो स्थिति है उस पर नज़र डालें तो अभी भी ये आंकड़ा 20 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा है। लिहाजा इसको आधार बनाते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय का भी ये मानना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को तुरंत राहत देने की ज़रूरत है। सरकार उन्हें आर्थिक मदद दे, खासकर उसी तर्ज पे जिस तरीके से एलपीजी के मसले पर किया गया था, जहां पर सरकार ने कंपनियों के घाटे की भरपाई के लिए 22,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी थी।
चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को एसेट रीवैल्यूएशन की मंजूरी दे दी है, जिससे कंपनियां जरूरी सॉल्वेंसी लिमिट बनाए रखें। नियमों के मुताबिक कंपनियों को सॉल्वेंसी रेशियो 1.5% या ज्यादा रखना जरूरी है, जिससे जोखिम कम रहे। खबर पर ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। तीन जो सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं जहां जो सॉल्वेंसी की दिक्कत से जूझ रही है, जो सॉल्वेंसी रेशियो है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA का तय मानक है कि 1.5 से ज़्यादा होना चाहिए और इन तीन कंपनियां 1.5 से काफ़ी नीचे है, तो वहां पर इंश्योरेंस रेगुलेटर की तरफ से सुझाव दिया गया है कि वो अपनी जो रियल स्टेट असेट है उसको रीवैल्यू करे और उसके बाद रियल स्टेट असेट का रीवैल्यूएशन के बाद जो सॉल्वेंसी को इंप्रूव किया जा सकता है। और इसको हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनियों ने भी एक्सेप्ट कर दिया है और आने वाले दिनों में जो उनकी एसेट है उसकी रिवैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इससे इसका बेसिस ये दिया गया है कि जिस तरह से लाइफ इंश्योरेंस के अंदर मंजूरी दी गई थी और उसमें कहा गया था कि लाइफ इंश्योरेंस में लॉन्ग टर्म प्रीमियम वसूल किया जाता है, इसलिए कंपनियां अपनी रियल स्टेट एसेट का रिवैल्यूएशन कर सकती है। तो तर्ज पे जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में भी ये प्रस्ताव दिया गया, क्योंकि अब जनरल इंश्योरेंस कंपनियां भी जो है अपने अलग अलग सेगमेंट में लॉन्ग टर्म प्रीमियम वसूल करती है। मोटर इंश्योरेंस में, फायर इंश्योरेंस में, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में लंबी अवधि का जो प्रीमियम है वो एक्सेप्ट किया जाता है। तो इसी को देखते हुए अब जनरल इंश्योरेंस कंपनियां भी जो है अपनी जो एसेट है, रियल एस्टेट एसेट है, उसका रिवैल्यूएशन कर पाएगी और अपने सॉल्वेंसी को सुधार कर पाएगी। अभी जो मुख्य तौर पर तीन कंपनियां हैं जिनकी सॉल्वेंसी रेशियो है वो 1.5 से काफ़ी कम है, क्योंकि इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA का मैंडेट है कि आपका जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो 1.5 से ज़्यादा होना चाहिए। तीन कंपनियां, यूनाइटेड इंडिया जिसका सॉल्वेंसी है 0.83, नेशनल इंश्योरेंस जिसका सॉल्वेंसी है 0.63, ओरिएंटल इंश्योरेंस जिसका सॉल्वेंसी है 0.15। तो इन कंपनियों को काफ़ी राहत मिलेगी। और सरकारी कंपनियों में एकमात्र कंपनी है न्यू इंडिया एश्योरेंस, जो एकमात्र प्रॉफिटेबल कंपनी भी है और लिस्टेड कंपनी है, उसका सॉल्वेंसी है 1.66। तो सभी कंपनियों का जो सॉल्वेंसी में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि वो अपनी जो रियल स्टेट है, अपने जो एसेट है उसको रिवैल्यूएट कर पाएगी और अपने बेस को बढ़ा पाएगी। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। FY24 के यूनियन बजट में GST रेवेन्यू का लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी मेघना मित्तल। जी, जो इस साल का जो सेंट्रल GST रेवेन्यू का टारगेट बजट में रखा गया था वो ₹6.6 लाख करोड़ था, और जो अब सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि आने वाले बजट में गवर्नमेंट 14% रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट कर सकती है GST के लिए, जिसको देखते हुए लगभग ₹98,000 करोड़ का इंक्रीज़ वो टारगेट कर सकती है अपने आने वाले बजट में। अगर इस साल के जो टारगेट है ₹6.6 लाख करोड़ उसकी बात करें तो उसमें भी रिवाइज्ड एस्टिमेट जो है वो इंक्रीज़ होने वाला है। हम पहले ही जानते हैं कि जो गवर्नमेंट के जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो डेफिनेटली जो टारगेटेड रेवेन्यू है GST का उससे एक्सीड करने का है, और 40,000 करोड़ सेंट्रल GST इंक्रीज़ का गवर्नमेंट टारगेट कर सकती है रिवाइज्ड एस्टिमेट में, जो कि ₹7 लाख करोड़ तक लेके जाएगा इस साल का सेंट्रल GST। और उस पे अगर 14% इंक्रीज़ टारगेट कर रही है गवर्नमेंट, तो लगभग ₹7.98 लाख करोड़ का टारगेट जो है सेंट्रल GST का गवर्नमेंट रख सकती है अपने आने वाले बजट में। ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। ये हम जानते हैं कि जो GST का हम मंथ ऑन मंथ हम कलेक्शन देख रहे हैं वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। एवरेज मंथली कलेक्शन ₹1.55 लाख करोड़ गवर्नमेंट टारगेट कर रही है इस साल का, क्योंकि हम जानते हैं इकॉनमी में भी अपटिक देखा गया है, डिमांड इंक्रीज़ में देखा गया है, और इसके अलावा इन्फ्लेशन की वजह से भी थोड़ा जो GST में इंक्रीज़ देखा जा रहा है। सबको देखते हुए ₹7.98 लाख करोड़ का सेंट्रल GST का टारगेट अगले साल बजट में गवर्नमेंट रख सकती है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आधार कार्ड धारकों के लिए अहम खबर। अगर आप आधार कार्ड धारक हैं और आपके आधार एनरोलमेंट को 10 साल हो गए हैं तो ये खबर आपके लिए है। सरकार के आदेश के मुताबिक आपको आइडेंटिटी प्रूफ यानी पहचान पत्र के साथ साथ अपना एड्रेस प्रूफ भी दोबारा अपडेट कराना होगा। सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित।
आधार कार्ड धारकों के लिए अहम खबर है। अगर आपके पास आधार कार्ड है और आपको 10 साल हो गए हैं इस आधार कार्ड को इस्तेमाल करते हुए, तो सरकार के नए आदेश के मुताबिक आपको अपने आधार कार्ड से जुड़ी जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं या जानकारी है, मसलन आपकी जो आपका पहचान पत्र है, आपका एड्रेस प्रूफ है, उसको दोबारा आपको अपडेट करना होगा। दरअसल UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन के तहत ये साफ तौर पर कहा गया है कि हर 10 साल में आधार कार्ड धारकों को अपना पहचान पत्र, अपने एड्रेस प्रूफ को अपडेट करना होगा। ये डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करने होंगे। और उसी दिशा में ये आधार कार्ड धारकों के लिए ये अहम खबर है कि अगर आपको आधार कार्ड इस्तेमाल करते हुए 10 साल हो गए हैं तो आपको ये प्रक्रिया से गुजरना होगा। आपको ज़रूरी दस्तावेज एक बार दोबारा अपलोड करने होंगे। सरकार की मंशा ये है कि इस तरीके से वो अपने सेंट्रल डाटाबेस को अपडेट रख पाएंगे और जितने भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो उनके पास एकदम अपडेटेड तरीके से वो जानकारी उपलब्ध रह पाएगी। तो आधार कार्ड में ये अहम जानकारी कि अगर आपको 10 साल हो गए हैं इस आधार कार्ड को रखते हुए, इस्तेमाल करते हुए, तो आपको ये प्रक्रिया का पालन करना होगा और दोबारा से आपको अपने ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर और वीकली एक्सपायरी के दिन आज बाजार में हल्की मुनाफा वसूली नजर आई। इससे निफ्टी में आज 128 अंकों की गिरावट आई और यह 18,028 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 400 से ज्यादा अंक की गिरावट नजर आई। बाजार में आज हुए एक्शन की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। आज मार्केट का दिन तो एक रेंज का रहा, या फिर मैं ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग का दिन आज मार्केट के अंदर रहा। लेकिन बाजार ने दो इंपॉर्टेंट काम किए। प्रॉफिट बुकिंग मर्यादा में की और साथ ही 18,000 का लेवल ब्रेक नहीं किया। आज निफ्टी के क्लोजिंग बेसिस पर अगर आप चेक करें तो 18,000 मेंटेन हो गया। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 18,028 आपको दिख रहा होगा। साथ ही एडवांस डिक्लाइन देखें तो आज थोड़ी ज़्यादा डिस्टर्ब आपको आती हुई दिखी है। वो करीब 1400 शेयरों के मुकाबले सिर्फ 550 शेयर बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। एक्चुअली में छोटे मझोले शेयर भी इसके अंदर शामिल हैं और कुछ बड़े शेयर्स के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसलिए नंबर आपको थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। अगर आप परसेंटेज में चले जाएंगे जहां पे उम्मीद से कहीं ख़राब नंबर या फिर कोई खबर आई है जो कि नेगेटिव है, जैसे अरविंदो में आई है, तो वहां पे नुकसान थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। अदरवाइज एक रेंज के अंदर ही आज मार्केट के ज़्यादातर शेयर आपको ट्रेड करते हुए दिखे हैं। मैं धीरे धीरे करके एक आंकड़ा आपके सामने रखता चलूँगा, आप चेक करते जाइएगा कि कहाँ कहाँ पे आज मार्केट के अंदर खरीदारी बिकवाली होती हुई दिखी है। सबसे पहले आ जाते हैं निफ्टी के आज के टॉप गेनर्स पे। आज हीरो मोटोकॉर्प के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिला। इस शेयर के अंदर मजबूती आई है, बेस अच्छा बना हुआ है। HDFC और कोटक बैंक दोनों दिग्गज बैंकों ने आज काफ़ी हद तक बैंक न केवल बैंक निफ्टी को संभाला और लास्ट में चलते चलते उसमें अच्छी रिकवरी भी आई। 41,500 ब्रेक ही नहीं हुआ। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आज इन बैंकिंग शेयर्स में फिर से पता लग गया कि सरकारी बैंकों में अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो निजी बैंक फिर से अपना हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। ONGC के अंदर जो कच्चे तेल के अंदर उथल पुथल हो रही है उसका कुछ बेनिफिट आज मिलता हुआ दिखा। हालांकि GRMs भी बढ़े हैं तो उसका बेनिफिट भी ONGC के अकाउंट में चला जाता है। आ जाते हैं दूसरे शेयर्स पे जहां पर आज बिकवाली होती हुई दिखी। अगर आप उस कैटेगरी को चेक करें तो टाटा मोटर्स एक शेयर था जहां पर आज नंबर्स के बाद हमको तेज़ गिरावट आती हुई दिखी है। एक्सिस बैंक में भी करीब आज नुकसान था, इसमें एक ब्लॉक भी लगा है। M&M और बजाज फिनसर्व दो ऐसे और शेयर्स थे जहां पर आपको आज नुकसान थोड़ा 2% से ज़्यादा का दिख रहा होगा। इसके अलावा अगर आप आते हैं छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी के अंदर तो वहां पे आपको दिखेगा कि GPPL के अंदर, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया आज के सेशन में। कल जितना था ऑलमोस्ट 80% की रिकवरी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक ही दिन के अंदर हो गई है। इसके अलावा नायका के अंदर आज पुल बैक आया एक ब्लॉक लगने के बाद। गुजरात पीपावाव जिसके मैं बात बोल रहा था, GPPL के नाम से इसको जाना जाता है। और क्रिसिल के अंदर भी आज करीब 5% तक की तेज़ी हमको बनती हुई दिखी। छोटे मझोले शेयर्स के अंदर कौन से शेयर्स टूटे हैं जरा वो भी आपकी स्क्रीन पर मैं ले आता हूँ, आप जरा उसको भी चेक कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा टीम लीज पोस्ट नंबर्स। अरविंदो फार्मा की आज मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं एक, उनको गिरफ्तार किया गया ED के द्वारा, तो इसलिए आज ये शेयर 11% नीचे चला गया। क्वेस और दीपक नाइट्रेट के नंबर अच्छे नहीं थे और इसलिए वजह से दीपक नाइट्रेट के अंदर सुबह से जो सेलिंग का प्रेशर था वो आपको बिल्कुल लास्ट तक भी बनता हुआ दिखा। अब आपको बता देता हूँ ऐसे शेयर्स जिन्होंने अपना साल का हाई टच किया है, आपकी स्क्रीन पर वो शेयर आ जाएंगे। यूनियन बैंक है, आज नारायण हेल्थ जिसको हम नारायण हृदयालय के नाम से जानते हैं, अब वो भी आज 27% ऊपर था। आज मैनेजमेंट थी, CFO थे हमारे साथ कंपनी की संध्या जे, वो ये कह रही थी कि आगे चल के जो 1000 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं वो इनलाइन है, उसमें कोई कटौती नहीं कर रहे और आगे चल के इनके मार्जिन्स में और भी सुधार होगा। प्री कोविड वाली बैलेंस शीट इनकी आ चुकी है वापस। आज उन्होंने इंटरव्यू में मेरे सामने ये बात रखी है। तो ये कुछ एक मार्केट का एक्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे थे।
चले बढ़ते आगे। ग्रीक कैपिटल के सीएफए हर्षद पटवर्धन का कहना है कि कई इमर्जिंग मार्केट के मुकाबले भारत की ग्रोथ काफी बेहतर है। निवेशकों को इस समय ऑटोमोबाइल्स, बैंकिंग और इंडस्ट्रियल गुड्स के शेयरों पर फोकस करने की जरूरत है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक में लिया था वो मेरे ख्याल से बाकी डेवलप्ड कंट्रीज पर्टिकुलरली में जो लिया था उससे काफी अच्छा है। With a benefit of hindsight, we can say कि it was very very prudent. उसकी वजह से आप कॉर्पोरेट इंडिया वर्सेस कॉर्पोरेट यूएस, कॉर्पोरेट यूरोप देखते हैं तो अर्निंग्स ग्रोथ अंडरलाइन ओवर द नेक्स्ट 2 years ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी वेरी हेल्दी कंपेयर टू मेनी अदर्स। आपको मालूम होगा कि यूएस और यूरोप में तो बात चल रही है कि रिसेशन आएगा नहीं आएगा। इंडिया के कंटेक्स्ट में तो रिसेशन की तो बात कोई नहीं चल रही है, इनफैक्ट ग्रोथ अच्छा खासा रहेगा। आप कॉर्पोरेट इंडिया, एमएससीआई इंडिया देखते हो तो मिड टीन्स अर्निंग्स ग्रोथ रहेगा CY 23 ओवर 22 और CY 24 ओवर 23। आप ये कंपेयर करते हैं एमएससीआई वर्ल्ड, एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट, बहुत जगह पे स्मॉल सिंगल डिजिट ग्रोथ है, कहीं कहीं तो नेगेटिव ग्रोथ है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर इज मच बेटर प्लेस्ड रिलेटिव टू मेनी अदर्स। And that is the reason why people find India very attractive. In addition to that, दूसरी वजह ऐसी है, दूसरी वजह इंडियन मार्केट अच्छा किया है वो है फंडामेंटल्स के अलावा कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने काफी अच्छा सपोर्ट किया है मार्केट को। बढ़ते आगे, आयशर मोटर्स के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। जी हाँ, आयशर मोटर्स के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। आय 76% इजाफे के साथ 657 करोड़ हो गई। वहीं कंसोलिडेटेड आय 2249 करोड़ से बढ़कर 3519 करोड़ रही। एबिटा में भी इजाफा हुआ है, साथ ही कंसोलिडेटेड मार्जिन 20.8% से बढ़कर 23.3% रहा। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा। सृष्टि, बताएं कैसे रहे नतीजे? आयशर मोटर्स की बात करें अगर इस बार तो नतीजे अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिले हैं। हालांकि मार्जिन के फ्रंट पे थोड़ी सी गिरावट ज़रूर हमने देखी है जो कि हम उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि 23.3% कंपनी ने मार्जिन दर्ज किया है जो कि लगभग 24% के आसपास हमारी उम्मीद थी कि कंपनी अपना मार्जिन घोषित करेगी। तो हल्की डिसअपॉइंटमेंट इस फ्रंट पे आती हुई दिखी है। बट इसके अलावा अगर कंपनी के रेवेन्यूज़ और इवन प्रॉफिट और EBITDA की बात करें तो वो अनुमान के मुताबिक आते हुए दिखे हैं। पर आगे चल के क्योंकि हम देख रहे थे कि इंटरनेशनल बिजनेस पे ही का प्रेशर था, जिसके चलते एक ये मिस हमें देखने को मिला। रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन काफ़ी था, लोअर देन एक्सपेक्टेड एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ द व्हीकल्स थे, जिसके चलते थोड़ा सा यहाँ पे असर ज़रूर रहा। पर आगे चल के मैनेजमेंट को डिमांड आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिया है कंपनी ने। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि आगे चल के जिस तरीके से नए लॉन्चेस आए हैं उनकी और भी अच्छी ग्रोथ की वो उम्मीद कर रहे हैं। खासतौर से इंटरनेशनल बिजनेस में जो उनकी हंटर 350cc हाल फिलहाल कंपनी ने लॉन्च करी थी, बेहतरीन रिस्पॉन्स उसको मिला था और आगे चल के कंपनी उसको इंटरनेशनल मार्केट्स में भी उतारने वाली है। तो उससे उनको उम्मीद है कि इनका इंटरनेशनल बिजनेस जो है ओवरऑल जो है कैचअप करता हुआ नजर आना चाहिए सेकेंड हाफ में। इसके अलावा कंपनी ने इस बार हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू और प्रॉफिट दर्ज किया है, जो कि हम देख ही रहे हैं कि रिकॉर्ड स्तरों पे आयशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड की हमें बिक्री देखने को मिल रही है। फेस्टिव सीजन भी इस बार काफ़ी अच्छा देखने को मिला। और VECV की अगर हम इस पे नज़र डालें तो यहाँ पे कंपनी बता रही है कि उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है। साथ इस बार मार्जिन अनुमान के मुताबिक 6% पे ही आते हुए दिखे हैं। तो आयशर मोटर्स नतीजे ठीक देखने को मिले हैं, बस हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट मार्जिन के फ्रंट पे है। पर डिमांड आउटलुक की जो कमेंट्री है और आने वाले समय में कंपनी नए प्रोडक्ट लॉन्चेस करेगी वो काफ़ी पॉजिटिव देखा जा रहा है। बिल्कुल, और सृष्टि आप हमारे साथ बने रहिए। अपोलो हॉस्पिटल्स ने भी अपने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी की आय 3,717 करोड़ से बढ़कर 4,251 करोड़ हुई, लेकिन मुनाफे की बात करें तो ये 248 करोड़ से घटकर 204 करोड़ रह गई। इसके साथ ही एबिटा और मार्जिन में भी गिरावट दर्ज की गई है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सृष्टि शर्मा। सृष्टि, बताएं किस तरह के नतीजे रहे अपोलो के? तो अपोलो हॉस्पिटल्स के अगर नतीजे देखें तो ठीक ठाक देखने को मिले हैं। देखिए, आय के फ्रंट पे हमारी उम्मीद थी कि 4,080 करोड़ आते हुए दिखेगा, पर वहाँ पे 4,250 करोड़ आया है। कंपनी का जो आय है तो अनुमान से बेहतर आती हुई दिखी है। वहाँ
एबिडा के फ्रंट पे भी हल्की सी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। मार्जिन ऑलमोस्ट इन लाइन कहेंगे आते हुए, जहां पे 13.3% कंपनी ने अपने मार्जिन दर्ज किए हैं, पर प्रॉफिट ने हल्का निराश जरूर किया है। 231 करोड़ हम उम्मीद कर रहे थे, पर कंपनी ने करीब 204 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। तो ये तो रही नंबर्स की बात, पर अगर सेगमेंट वाइज अगर देखें तो यहाँ पे जो रिटेल हेल्थ और डायग्नोस्टिक बिजनेस है उसका परफॉर्मेंस जो है तिमाही दर तिमाही बढ़ता हुआ जरूर दिखा है। इसके अलावा हेल्थ केयर सर्विसेज ले लीजिए, फार्मेसी ले लीजिए, वहां पे भी अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखी है। तो ऑल इन ऑल डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स कहेंगे अपोलो हॉस्पिटल्स के, पर मार्जिन पर मुनाफे के फिगर ने हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर किया है। और शुक्रिया करेंगे सृष्टि आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, और कल जो हैं वो हिंडाल्को के नतीजे आने वाले हैं। नतीजे कैसे रह सकते हैं बता रही हैं हमारी सहयोगी अशेषा। हिंडाल्को से इस क्वार्टर में कमजोर नतीजे एक्सपेक्टेड है। लोअर रियलाइजेशन हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के चलते नतीजों पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। रेवेन्यूज़ की बात करें तो स्टैंडअलोन रेवेन्यूज़ में 15% का फॉल देखने को मिलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। मार्जिन्स में भी नियरली 800 से 900 बेसिस पॉइंट्स का। बढ़ते आगे, हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन आज सभी बीजेपी समेत दूसरी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और जयराम ठाकुर ने आज चुनावी सभाएं की। सुलह की अपनी सभा में शाह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में हर 5 साल में सरकार बदलने वाला जमाना चला गया। मैं हिमाचल की जनता को कहने आया हूं, पूछना जरा है कांग्रेसियों को, 40-40 साल तक हमारे सेना के जवान और उनके परिवारजन 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करते थे। 4 पीढ़ी तक शासन करने वाली ये कांग्रेस पार्टी उनकी ये मांग को पूरा नहीं करती थी। गुजरात में 6ठी बार भाजपा आएगी। हमारे उत्तराखंड पड़ोसी राज्य में भी दूसरी बार भाजपा आई, और यहां पर भी बार बार भाजपा आने वाली है। इधर ट्विटर के कई फैसलों को लेकर छिड़े घमासान के बीच ट्विटर ने कल पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी और सचिन तेंदुलकर समेत कई नेताओं और एक्टर्स के ट्विटर हैंडल में ऑफिशियल लेबल जोड़ दिया। हालांकि कुछ देर बाद ही इस लेबल को हटा भी दिया गया। अब किसी भी अकाउंट के नीचे ऑफिशियल लिखा नहीं दिख रहा है। साथ ही इसके कुछ देर बाद ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए कहा कि कृपया ध्यान दें कि ट्विटर आने वाले महीनों में कई प्रयोग करेगा। हम वही रखेंगे जो काम करेगा, जो नहीं करेगा उसे बदल दिया जाएगा। और अब आखिर में बात खेल जगत की। इंग्लैंड से मिली शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। इंग्लैंड के धुरंधरों के आगे रोहित के शेर पस्त नजर आए और इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से करारी हार देकर फाइनल का टिकट ले लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के बल्लेबाज इंग्लैंड के जोशीले गेंदबाजों के आगे ढेर हो गए। पहले रोहित शर्मा, फिर केएल राहुल और फिर एक के बाद एक 6 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाने के बाद इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कुछ ही समय मैच की तस्वीर पलट कर रख दी, जिसके बाद हार्दिक पांड्या ने पारी को कुछ हद तक संभाला और इंग्लैंड के सामने 169 रनों का टारगेट रखा। लेकिन इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जोस बटलर और एलेक्स हेल्स ने भारतीय गेंदबाजों की हर गेंद पर चौके छक्कों की बरसात कर 16 ओवर में ही खेल को खत्म कर टीम इंडिया के फैंस के हौसले पस्त किए। अरे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा दुखी है। परफॉर्मेंस जो इंडिया से एक्सपेक्ट किया था उतना मिला नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। टॉस बहुत ही क्रूशल था हमारे लिए, बट निराशाजनक हार थी, बट कोई नहीं, अगले साल फिर से इंडिया वापस आ जाएगी ऐसी आशा करते हैं। Very, very happy. I can't believe it. We played the best T20 team in the world in India, and we destroyed them in every section, really. At the end of the game, someone has to win, someone has to lose. Yes, the selection could have been better. They could have played Yuzvendra Chahal instead of Aksha. हार्दिक पांड्या को उसको कैप्टनशिप सौंप के नई टीम खिलाओ तभी जीतोगे, वरना 2019 का वर्ल्ड कप भी आप ऐसे हारे। किसी को हारना पड़ेगा, किसी को जीतना पड़ेगा। एंड ऐसा नहीं है कि इंडिया ने बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छे बल्लेबाजी की है, लेकिन इंग्लैंड वालों की फील्डिंग बहुत अच्छी थी। बहुत दिल तोड़ने वाली परफॉर्मेंस थी। आई थिंक कुछ फाइट होती तो
तो भी हम मान लेते कि हम हार गए हैं, लेकिन ये शर्मनाक हार थी, बिल्कुल शर्मनाक हार। और चले इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। कहते हैं मुसीबत आती है तो चौतरफा आती है। दुनिया भर में अभी मंदी की सिर्फ आहट भर सुनाई दी है, लेकिन इसका असर मुसीबत बनकर हमें झटके देने लगा है। ट्रेड के आंकड़ों हो या इंडस्ट्री की हालत, चौतरफा असर दिखना अभी से शुरू हो चुका है। मंदी की मार से नौकरियों पर अभी से ही तलवार चलने शुरू हो गई है। आप हर सुबह जब अखबार खोलते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि फला बड़ी कंपनी ने इतने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने खर्चों में कटौती करने के लिए बड़ी तादाद में एम्प्लॉयज को नौकरियों से निकाल रही हैं। ट्विटर के बाद मेटा यानी फेसबुक में भी ले ऑफ का झटका मिला। माना जा रहा है कि विज्ञापन से होने वाले रेवेन्यू में, अब विज्ञापन जो है वो इन डिजिटल कंपनियों में, इस तरह की जो कंपनियां उनमें डिजिटल रेवेन्यू बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो ये माना जा रहा है कि इस तरह के विज्ञापन में होने वाली जो रेवेन्यू होती थी उसमें गिरावट के चलते इस तरह के कदम उठाने को मजबूर हुई हैं ये तमाम कंपनियां। लागत में कटौती के लिए लगभग 10%, एक एवरेज है 10% कर्मचारियों की छटनी जो है वो हो रही है लगभग हर जगह। कहीं कहीं ये छटनी ज़्यादा भी है और कुछ कंपनियां छटनी की तैयारी शुरू कर चुकी हैं, कुछ ने कर भी दिया है, तो कुछ अभी से इसके बारे में आगाह कर रही हैं, घोषणाएं कर रही हैं। वहीं देश में कई आईटी कंपनियों ने भी अब नई हायरिंग पर, वो भले ही लोगों को निकाल ना रही हो, लेकिन नई हायरिंग पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, कई कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने कैंपस हायरिंग करके ऑफर लेटर तो दिए, लेकिन अब हायरिंग को इस मौजूदा वक्त में जिस तरह का दबाव है उसमें होल्ड कर दिया है। कई लोगों की ऐसी तादाद है जो ऑफर लेटर मिलने के बाद भी अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। सवाल यह है कि मंदी से हमें अभी और कितने झटके लगने बाकी हैं। आखिर क्यों दुनिया भर में कंपनियां इस समय कर्मचारियों को निकालने और हायरिंग होल्ड रखने पर मजबूर हुई हैं? इस विषय पर आज हम खास चर्चा करेंगे और फोकस होगा स्टार्टअप्स पर, क्योंकि इसे भविष्य की तस्वीर कहा गया था, इसे भविष्य की बात कहा गया था कि एक बूम है जो बिल्कुल जॉब सेक्टर की तस्वीर बदल कर रख देगा। लेकिन जो तस्वीर अब नजर आ रही है उसमें बहुत सारी चिंताएं हैं और इन चिंताओं पर हम विचार तो करेंगे, समाधान के रास्ते भी खोजने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको स्क्रीन के एक हिस्से में बराबर दिखाएंगे वो आंकड़े जो मौजूदा हालात के बारे में आज की तस्वीर और आपके लिए साफ करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे मेहमान जो हैं उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है आयुष बंसल साहब, आप हैं फाउंडर एंड सीईओ iDreamCareer.com से। निखिल गोयल साहब हैं को-फाउंडर बियॉन्ड इमेजिनेशन टेक्नोलॉजीज से। और सुमित सबरवाल साहब हैं सीईओ टीम लीज HR टेक से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सुमित, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा और फोकस में बहुत स्पेसिफिक होके जो है वो जाहिर है स्टार्टअप्स का जिक्र इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या ये जो आंकड़े हैं जो हर दिन हम अखबार खोल रहे हैं और कहीं से भी बहुत पॉजिटिव खबर नहीं नज़र आ रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो एक कहा जा रहा है कि उन्होंने एक ट्रेंड बना दिया है और ये अब छोटी कंपनियां भी फॉलो करेंगी। आखिर ऐसा क्या हो गया स्टार्टअप्स में जिन्हें एक भविष्य की तस्वीर कहा जा रहा था, बूम की बात कही जा रही थी, उनमें इस तरह की चिंताएं नज़र आ रही हैं? देखिए, ओवरऑल अगर देखते हैं तो पूरा का पूरा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो डिपेंड होता है डिमांड के ऊपर। स्टार्टअप्स में एंड डिमांड अभी भी उतनी ही लेवल पे बरकरार है और उन स्टार्टअप्स में
असर कम पड़ा है, जबकि कई स्टार्टअप्स में जिन्होंने सोचा था कि एक सर्टेन लेवल पे डिमांड आ जाएगी एंड कस्टमर की, उतनी नहीं आ पाई है अभी तक। तो उस वजह से वो इस स्टेप को ले रहे हैं और अपने वर्कफोर्स को उस हिसाब से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ताकि वो लोग आगे बाकी जितनी भी बची हुई वर्कफोर्स है उनको अच्छी तरह वो आगे ले जा सके और एक इस दौर से निकल सके। बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है कि जाहिर सी बात है कि एक रीस्ट्रक्चरिंग की नौबत आई है और इसकी और भी फैक्टर्स की हम पड़ताल करेंगे। हमारे साथ दो और ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं। निखिल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। PwC की रिपोर्ट कहती है कि अभी तो आर्थिक मंदी आई नहीं है, लेकिन उसकी जो प्रिपरेशन है वो अभी से शुरू हो गई हैं। ये जो आंकड़े हैं, इन्हें क्या वाकई इन्हें के डरना चाहिए? क्या ये चिंता की बात है? मुझे नहीं लगता कि ये एक चिंताग्रस्त बात है, बिकॉज आई थिंक इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर बेस्ड नेशन। यहाँ जितनी टेक कंपनियां हैं, जितने स्टार्टअप्स हैं, दे आर गोइंग द राइट वे। द कंज्यूमर इज हंग्री। द मिडिल क्लास, जो हमारा बूमिंग मिडिल क्लास है, दे आर हंग्री टू स्पेंड। A lot of startups, a lot of tech companies चालू हुई थी विद अ ड्रीम कि वो 5 साल 10 साल बाद मार्केट लीडर्स बन के कुछ अचीव कर लेंगे, which probably is the wrong vision that people have had. People have not looked at लोगों ने अपने internal accruals पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, and I think looking at all these situations, that is becoming very important. एक कंपनी को चलने के लिए खाली वैल्यूएशन नहीं, एक इंटरनल EBITDA पॉजिटिव होना भी बहुत जरूरी है। सो फ्रॉम द एंगल ऑफ इंडिया मुझे बहुत पॉजिटिविटी है, फ्रॉम द एंगल ऑफ स्टार्टअप्स मुझे बहुत पॉजिटिविटी है। मे बी देयर इज अ रिसेशन कमिंग इन द US, बट नॉट इन इंडिया फॉर श्योर। एंड अगर कुछ स्टार्टअप्स एक पर्टिकुलर विजन और एक पर्टिकुलर तरीके से काम करते हैं, तो आई थिंक इट्स नॉट अ स्कैरी मोमेंट येट। बिल्कुल बिल्कुल, तो भारत के लिहाज से बहुत ज़्यादा अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि क्राइसिस तो मौजूद है, ये सभी स्वीकार कर रहे हैं। और आयुष, मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्या किसी तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए स्टार्टअप्स जो हैं, जिनकी खबरें आ रही हैं, जहां पर ले ऑफ हम देख रहे हैं, क्या तैयार नहीं थे? क्या इस वजह से ये ऐसा हुआ कि उनको इस पूरे स्ट्रक्चर का जो अनुभव था, ये जो पूरा मैकेनिज्म चलाने का अनुभव था, वो तजुर्बा कम था, पर तजुर्बा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर रहा? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे सिचुएशन और ऐसी मार्केट मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हर एक 10 साल के एक पीरियड में आती है। चाहे वो .com था, चाहे वो 2007 का क्राइसिस था, और अब भी इंडिया में इकोनॉमिकली अभी हम लोग काफी स्ट्रॉन्ग है, राइट। देयर हैज बीन कपल ऑफ सेक्टर, कुछ सेक्टर्स हैं स्टार्टअप्स में, अगर मैं स्टार्टअप फोकस बात करूं, जैसे कि एडटेक, जो कि काफी इफेक्टेड है, बिकॉज कोविड टाइम में करीबन $6 बिलियन, अराउंड 42,000 करोड़ की फंडिंग हुई थी इंडियन एडटेक में, बिकॉज कोविड ने एक सर्ज दिया था एडटेक सेक्टर को। बट जिस तरह की पैसे इन्वेस्टमेंट हुई और जितने पैसे रेज किए गए VC से, उस तरह की ग्रोथ एडटेक स्टार्टअप्स की नहीं हुई। और साथ ही साथ एक लार्जर इकोनॉमिक क्राइसिस स्पेशली US में जो अभी आ रहा है, उसके चलते फंडिंग की बहुत ही डिमांड, फंडिंग की जो सप्लाई है बहुत कम हो गई है। सो स्टार्टअप्स अभी अपनी रनवे को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बर्न रेट होता है महीनों भर महीनों, उसको बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उसको काफी कम कर लें। अगर मैं उनके शूज में भी जाना चाहूंगा जो कि रिलीव हुए, और दे आर अफेक्टेड, बट दिस इज अ फेज ऑफ टाइम। कोविड जैसे अगर समय को लोगों ने पास किया है, तो ये एक स्मॉलर प्रॉब्लम है, is all I would say, but it has only affected largely some of the sectors in India like EdTech right now, especially in startups. Not at an entire range of all the startups it has affected as on date. और अगर हम बात करें कि जो लोगों की रिलीव हो रही, जो जॉब्स लेड ऑफ हो रहे हैं जो लोग, उनको अपनी एक स्किल्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, फ्रीलांसिंग ऑप्शंस देखनी चाहिए जब तक उनको कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती। अभी भी बहुत स्टार्टअप्स हायर कर रहे हैं। मेरी खुद की एडटेक स्टार्टअप है, हम लोग हायर ड्रीम करियर, राइट।
many other startup which are hiring in the market, right? So reach out to them, but अभी आपको रीच आउट थोड़ा पर्सनल लेवल पे करना होगा. फाउंडर्स को रीच आउट करिए, लीडर्स को रीच आउट करिए, एचआर हेड्स को रीच आउट करिए, पर्सनल मैसेज से रीच आउट करिए, अपनी प्रोफाइल को एक्टिवेट करिए. जो न्यू एज जॉब प्लेटफॉर्म है लाइक एंजल लिस्ट, उस पे अपने प्रोफाइल्स को एक्टिवेट करें, लिंक्डइन पे एक्टिवेट रहें, अपने आप को अपस्किल करें अगर अभी आपके पास समय मिल रहा है और अगर आप ये स्कोप है, क्योंकि बहुत लोगों को सेवरेंस पैकेज मिलता है. अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने आप को अपस्किलिंग करें, फ्यूचर ऑफ वर्क में कुछ ऐसे स्किल्स को गेन करें जिससे कि आपको जॉब मिलने में लेवरेज मिले, राइट. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस बार फंड कितने ज्यादा रेज किए उसके हिसाब से नौकरियां न ढूंढें और अप्लाई करें, बट वैसे स्टार्टअप्स में अप्लाई करें जहां बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट. अभी भी आपने कल ही न्यूज में देखा होगा कि जोहो ने $1 बिलियन की रेवेन्यू हिट की है, राइट. सो देयर आर स्टार्टअप. फिजिक्स वाला एक एडटेक स्टार्टअप है जो 100 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी की है उसने. So there are companies who have grown sustainably, built strong business model with right corporate governance. So look at those things more than just that news कि ये startup ने इतनी funding raise कर ली तो उस startups में हम jobs के लिए apply करें. But look at their business model, how strong are they financially, right? और especially freshers को बहुत hit हुई है. जो अभी colleges से freshers अभी जो बाहर आ रहे हैं उनको बहुत hit हुई है because lot of ITS companies have delayed their hiring. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जहां आप इंटर्नशिप ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं और उनको पीपीओ में कन्वर्ट करने की कोशिश करें. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही और जाहिर सी बात है सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो फंडिंग का है. और इसमें पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट को अगर हम आधार माने तो वैश्विक आर्थिक मंदी की जो आशंकाएं हैं उसमें भारतीय स्टार्टअप्स को मदद मिलने में दिक्कत आ रही है, लेकिन उतनी भी खराब हालत नहीं है. हालांकि जुलाई से सितंबर के दौरान केवल 2 ही स्टार्टअप जो थे वो यूनिकॉर्न में तब्दील हो पाए हैं, ये रिपोर्ट कहती है. आपको ये बता दें कि हालात तब हैं जब आर्थिक मंदी की आशंका बनी है. मुश्किलें वाकई भारत के लिहाज से ज़्यादा नहीं है, लेकिन तैयारियां कहीं ना कहीं हमको पूरी रखनी होगी. सुमित जी, सवाल ये उठता है कि जब इतने बड़े पैमाने पे और हम बड़े बड़े नाम जब देखते हैं तो एक सेंटिमेंट जो है, जो एक मैसेज जाता है आम जॉब सीकर के लिए, वो बहुत अच्छा नहीं जाता है. हम नेगेटिव ना भी हों, हम चीज़ों को बहुत ऑप्टिमिस्टिक होके भी देखें, फिर भी ये चीज़ें इफ़ेक्ट तो करती हैं. तो क्या रास्ते हैं एक सेल्फ मोटिवेशन के, और इसके साथ ही किस तरह की किन किन चीज़ों को एक व्यक्ति को, एक जॉब सीकर को या जो भी इस सेक्टर में है उसको कहीं ना कहीं अपने आप को तैयारी के स्तर पर मजबूत रखना होगा? बिल्कुल, इसमें बहुत जरूरी है कि हर एक जॉब सीकर जो है वो उस तरफ देखे, उस स्किल्स को एक्वायर करने की तरफ देखे जो कि उसको फ्यूचर में या इमीडिएट फ्यूचर में उसको जॉब दिलवा सकती है. फॉर एग्जाम्पल, हमने पिछले तिमाही में 6,500 नई जॉब्स ऐड की हैं, हेडकाउंट ऐड किया है टीम लीज ने. तो कई ऐसे डिजिटल सॉल्यूशंस हैं, कई ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे एचआर टेक सेक्टर है जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है आज के टाइम में. तो उस तरीके से अगर एक जॉब सीकर अपने स्किल्स को एसेस करके और अगर उसमें कोई गैप है तो क्विकली उसको भर के उस तरफ उन सेक्टर्स की तरफ जाता है, तो आज भी बहुत ज्यादा हायरिंग हो रही है. आज भी राइट लोगों की राइट जगह पे बहुत ज्यादा जरूरत है और वो एक विन-विन हो सकता है कंपनी के लिए भी और जॉब सीकर के लिए भी. बिल्कुल बिल्कुल. तो कहीं ना कहीं आपको अब व्यक्तिगत तौर पे भी आपकी रिसर्च जो है वो बहुत मायने रखेगी. और जैसा हमारे तमाम पैनलिस्ट भी कर रहे थे कि थोड़े आँख कान खुले रखने होंगे. इस बार क्राइसिस जो है वो कुछ तो असर डालेगी, लेकिन इसमें भी अगर आप तैयार हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है. निखिल, कई रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि स्टार्टअप्स को जो फंडिंग में कमी है, और ख़ास तौर पे एजुटेक की बात जो हमने की, जिन स्टार्टअप्स की, इवन डिजिटल रेवेन्यू का फैक्टर एक बहुत बड़ा है. कहा यह जा रहा है कि फंडिंग में कमी का सिलसिला अगले 2 से 3 साल तक जारी रह सकता है.
स्टार्टअप्स के लिहाज से आपकी क्या चिंताएं हैं? आपको क्या लगता है कि कहां पर जो है वो चूक हो रही है, कहां पर कमी रह जा रही है? I think it's a great time to be a startup, very honestly, because I think जो पुराना दौर रहा है स्टार्टअप का, वो रहा है कि मैं कैसे पैसे बहुत ज्यादा खर्च करके एक अपना मार्केटिंग, एक अपना नाम, एक अपना मार्केट प्लेस इन द मार्केट बना लूं, और वो सपने बेच रहे थे 10 साल बाद की जब वो एक मार्केट लीडर बन जाएंगे. I think this is a great transition actually. I'm sorry, I'm a very positive thinking, try to look at the positive side. I believe this transition is positive for everyone because now startups are talking about revenues. Now startups are talking about what is the burn rate and what is the potential EBITDA margins that they can achieve. Now startups are talking about how they can reach profitability. Now we are talking about or celebrating Zoho being a $1 billion revenue company. So I think it's a great transition. I think business आज से नहीं सैकड़ों सालों से होता आ रहा है, and हमेशा 1 रुपया का माल 1.25 रुपया में बेच के ही प्रॉफिट कमाया जाता था. That was business for everybody. Suddenly in the last, I think 10, 12, 15, 20 years, we misunderstood ki business valuation and scale and larger picture पे चलता है. तो I think this is something that I feel जो एक positive turn ले रहा है. Coming to the funding part, I still believe there is enough funding happening. Provided you're bringing the right values on the table, there is enough funding happening. There are enough people around the market scouting for the right startups, ventures, founders. So I think there is enough in the market still. Probably उस स्टोरी टेलर को पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन जो आदमी एक्चुअल वैल्यू ऑन द टेबल ला रहा है उसके पास पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए. From the investment world is what I get a feeling for. बिल्कुल बिल्कुल अहम बात आपने कही कि कहीं ना कहीं जो ये पूरा सेक्टर है वो बेहतर लोगों के लिए एक बेहतर मौके ज़रूर ला रहा है, लेकिन जिस लार्जर पिक्चर की हम भी बात कर रहे हैं उसमें ये भी एक बड़ा सवाल है कि भीड़ जो बढ़ गई है, इस भीड़ में बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी हुई हैं जो एक तरह का एक्सपेरिमेंट जो है वो कम तजुर्बे और बाकी वजह से फेल हुआ है, और उसका असर जो है वो हम देख रहे हैं कि इस तरह की चिंताएं जो उभर कर सामने आ रही हैं. लेकिन उसके बावजूद बार बार हम यही कह रहे हैं कि भारत के लिहाज से उतना ज़्यादा अभी चिंता की बात नहीं है, और तमाम पैनलिस्ट ये मान रहे हैं कि हम अभी भी चाहे फंडिंग के मामले की बात कर लें, चाहे हम बेहतर की बात कर लें, उस लिहाज से हम अभी भी बेहतर स्थिति में हैं. आयुष, मैं आपके पास आना चाहूँगा. लोगों की नौकरियां जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और आज तो महंगाई का दौर है, और जब मंदी की वजह से, रिसेशन की वजह से या किसी अचानक से आई हुई क्राइसिस की वजह से लोगों की नौकरी जाती है तो वो बड़े झटके से जाती है, उन्हें वो इसके लिए तैयार नहीं होते हैं. ऐसे लोगों के लिए फिर क्या क्या तरीके हैं, उन्हें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से आज के दौर में हम निश्चित तो कुछ भी नहीं कह सकते, अनिश्चितता भरा माहौल पूरे विश्व में है, हर तरफ हम देख रहे हैं, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से हो, हमने कोरोना का दौर भी देखा. ऐसे में किस तरह से हमें अपनी प्रोफाइल को मजबूत रखना है, या प्लान बी हमारा क्या होना चाहिए? तो देखिए, एक तो बहुत लार्ज मतलब एक बात है जो हमेशा कही जाती है बट बहुत ही कम लोग उसको फॉलो करते हैं, विच इज कि हमेशा आपके पास 1 साल का जो आपका एक्सपेंस है, पर्सनल एक्सपेंस, उतनी सेविंग्स तो आपके पास हमेशा होनी चाहिए. आपको सबसे पहला एम ये करना चाहिए कि आपके पास 1 साल के खर्चे का सेविंग्स हो, अपने कहीं ना कहीं सेविंग्स पे जो लिक्विड हो. सो ये एक बहुत बड़ी सीख है. आई थिंक हर क्राइसिस में ये एक बात हमेशा आती है, तो आई थिंक इस क्राइसिस के बाद भी काफी लोग उससे सीखे. सेकेंडली, अगर आज के डेट में 3 तरह के लोग अगर आप देखोगे, राइट, एक है जो फ्रेशर्स हैं जिनकी या तो ज्वाइनिंग डिले की गई है या उनको जॉब्स नहीं मिल पा रहा,
सेकंड है जो मिड लेवल एक्सपीरियंस लोग हैं जिनकी नौकरी गई है, और थर्ड वो लोग हैं जो सीनियर लोग हैं जिनकी नौकरी गई है। सो आई थिंक इन तीनों लोगों को तीन डिफरेंट तरीके हैं इस सिचुएशन को, अगर आप इस सिचुएशन में हैं जहां पे आप लेड ऑफ आपकी नौकरी गई है, आप तीनों के पास तीन अलग अलग तरीकों के रास्ते हैं, राइट। अगर आप फ्रेशर है, आई थिंक आपको इंटर्नशिप्स के लिए भी साथ ही साथ देखना चाहिए। आजकल बहुत पेड इंटर्नशिप्स हैं, बहुत सारे इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म्स हैं। आपको एटलीस्ट ये कोशिश करनी चाहिए कि 3 महीने 2 महीने 6 महीने की मुझे कैसे जल्द से जल्द पेड इंटर्नशिप मिल जाए। भले उसमें सैलरी कम होगी, बट एटलीस्ट आपकी कुछ इनकम और एक्सपीरियंस बिल्डअप चालू हो जाएगी, राइट। वो मैं फ्रेशर्स को रिकमेंड कर रहा हूँ। मिड लेवल पे जो लोग हैं उनको जो मिड एक्सपीरियंस लोग हैं उनको ये देखना चाहिए और एसेस करना चाहिए कि उनके पास ऐसे 2 या 3 या एक ऐसा कौन सा स्किल्स है जिससे कि वो फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सके, नंबर 1। नंबर 2, दे रियली नीड टू गेट एक्टिव। ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, राइट। सो बट द फाइट फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब्स इज रियली हाई, राइट। सो आपको उस फाइट का भाग लेना पड़ेगा, राइट। यू हैव टू फाइट फॉर इट। सो वो आप ऐसे हो सकते हैं कि आप क्या पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं लोगों को, जो कंपनीज को, लीडर्स को, HR लीडर्स को, फाउंडर्स को, स्टार्टअप्स में जहां जॉब्स हैं और एक स्पेसिफिक रोल में आपको लगता है कि आपकी फिटमेंट है। हाउ कैन यू रियली पर्सनलाइज योर रीच आउट टू देम? कैन यू कनेक्ट देम ऑन लिंक्डइन, रीच आउट टू देम विद अ स्पेसिफिक पर्पस, टू स्पेसिफिक पर्पस फॉर आस्किंग दैट जॉब। थर्ड, जो सीनियर लेवल लोग हैं वहां पे भी अगर मैं कहूँ तो दो तरह के रास्ते हैं। एक ये कि आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में थे, तो अगर आप इस क्राइसिस के इस क्राइसिस में हैं तो मे बी, और आपके पास कंफर्टेबिलिटी है, तो ये एक अच्छा मौका है कि आप मे बी 2-3 महीने की, और अगर आपको सीवरेंस पैकेजेस मिले हैं तो मे बी इट्स अ गुड टाइम टू रियली टेक आउट टाइम फॉर 3-4 odd months and take out use this time to spend with your family etc. सेकेंड, अगर वैसी कंफर्टेबिलिटी नहीं है देन ऑब्वियसली आई थिंक उस लेवल पे आई थिंक सबसे ज्यादा इफेक्ट लोग होते हैं, राइट। सो देयर इज नो अदर आंसर बट टू कीप ऑन फाइटिंग टू find jobs, right? There is no other way out for those category of people. बिल्कुल, तो बहुत अहम सलाह आयुष ने दी है और वाकई ये ऐसी बातें हैं जिनको आप अपना कर जिस तरह की भी क्राइसिस होती है उसमें आप एक बेहतर जो राह है वो चुन सकते हैं। और इन सब में एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है कि कोई भी स्थिति है वो हमेशा के लिए नहीं है, वो हमेशा की ऐसी नहीं रहने वाली है। तो कोशिश जो है वो आपकी हमेशा जारी रहनी चाहिए। अगर आप एक बेहतर पोजीशन में हैं तो कोशिश ये करें कि दूसरों के लिए मौके कैसे बन सकें, किस तरह से आप कनेक्टेड रहें। आज तो डिजिटल वर्ल्ड है, उसके थ्रू आप लोगों को कहीं ना कहीं मौके दे सकते हैं। और स्टार्टअप्स का जो पूरी तस्वीर है वो तो है ही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, एक नए आइडियाज़ में लोगों का बिलीफ बढ़े। सुमित जी, जिस तरह का ट्रेंड हम देखा और जिस तरह से हम ट्विटर और फेसबुक जैसी कंपनियों को देखते हैं, ये ऐसी कंपनियां हैं जो छोटी मोटी कंपनियां नहीं हैं। अब अगर इनके ट्रेंड को बाकी कंपनियां भी फॉलो करती हैं, हायरिंग रोक देना, छंटनी कर देना, और भारत में इसका असर पड़ता है, तो ये केवल मंदी की वजह से जो फैक्टर होगा वो अगर होता है तो वो कितने समय तक आमतौर पर मानते हैं कि इस तरह की स्थितियां बनी रह सकती हैं? और जिस तरह के मौके, जिस तरह का डेटा आप लोगों के पास इस वक्त है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो शाइनिंग सेक्टर हैं जहां मौके नजर आएंगे? आई थिंक पहले इंडिया पे, भारत पे जो असर होगा इसका वो बहुत ही मिनिमल होगा, बहुत ही मिनिमल। आप ये समझ लीजिए कि अगर बाहर के देशों में वर्ल्ड वाइड कुछ असर हो रहा है तो उसका 1/10 या उससे भी कम असर भारत पे होगा, क्योंकि भारत की खुद की इतनी कंजम्पशन इतनी ज्यादा है कि काफी सारी जो जॉब्स हैं वो इंडिया टू इंडिया में सेंट्रिक हैं। अब अगर मान लीजिए किसी कंपनी के कोई एम्प्लॉयज हैं जो बाहर की कंपनी में काम कर रहे हैं, उन पे असर होगा, तो ये एक बिजनेस साइकिल की तरह होती है। और उसमें भी इंडिया टू इंडिया जो कंपनीज हैं उनके यहाँ पे अभी भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने ही पिछली तिमाही में 6,500 नए लोगों को रिक्रूट किया है।
अपने अपने यहाँ पे। तो ऐसी कंपनीज बहुत सारी हैं, HR टेक में, बाकी टेक्नोलॉजी कंपनीज जो सेक्टर्स बूम कर रहे हैं, उनके अंदर भी ये काफी ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए असर होता है तो ज्यादा से ज्यादा इसका 3 से 4 महीने तक का असर दिखने को मिल सकता है। उससे ज्यादा रेजिलियंस बहुत ज्यादा है हमारे टैलेंट के अंदर, हमारी मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर, ताकि हम लोग बहुत ज्यादा क्षमता रखते हैं वर्ल्ड से पहले सुमित जी समय कम है। आखिरी जो है वो सवाल मैं निखिल से लूंगा। निखिल, क्या इसका असर हम, चलिए नौकरियां तो बच जाएं, नौकरियां अगर बच भी जाती हैं और सारी चीजें बहुत ऑप्टिमिस्टिक दें, क्या इसका असर लोगों के प्रमोशन या अप्रेजल पर पड़ता है जब इस तरह की स्थितियां आती हैं? I would like to put this on record कि this is a time जब इंडिया से ब्रेन ड्रेन होता था. I think now we require the right brains to come to India and ये एक अच्छा मौका है. इंडिया में अच्छे ब्रेन्स की जरूरत है. I'm not saying कि इंडिया में नहीं है, I'm saying इंडिया में नौकरियों का इतना स्कोप है कि बाहर से अब दुनिया आके हमारे यहाँ काम कर सकती है. It's a beautiful moment for India. 1, 2, मुझे लगता है कि नौकरियां बढ़ेंगी इंडिया में बिकॉज कंज्यूमर मार्केट है एंड ऑल्सो जो आईटी है. आई बिलीव इंडिया विल सून स्टार्ट मेकिंग फॉर द वर्ल्ड along with Indians. So बहुत मायने रखता है ये बात कि we are suddenly becoming the fulcrum of how the world will work and how the world will be serviced. So it's a great सबसे अच्छी बात है कि इस शो को जब हम एक तरह से इसके कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, तो आप जब ये बात कर रहे हैं तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ कहीं ना कहीं हम साइन ऑफ करें कि वाकई जिस तरह की बातें हम ये चर्चा इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि जो आंकड़े हैं वो बहुत सारे एस्पायरेंट्स को डरा रहे हैं, उनको बहुत मायूस कर रहे हैं. और जाहिर सी बात है कि उन पर जो इस इंडस्ट्री के अंदर मौजूद लोग हैं उनकी इंसाइट जब होती है, वो जो एक ऑब्जर्वर की इंसाइट होती है, वो उनको कहीं ना कहीं बूस्ट करती है. बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुमित जी, निखिल और इसके साथ ही आयुष. आप सभी का बहुत ही शानदार चर्चा रही. आप सभी ने समय दिया इस चर्चा में शामिल होने के. उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी ये चर्चा पसंद आई हो. फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत. आप देखते रहिए ET Now स्वदेश. नमस्कार.